गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड का पाठ 15 वाक्य पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हम उसको किसके माध्यम से बोलते हैं? वाक्य को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं ना। तो गद्यांश पद्यांश ये सब किससे मिलकर बनते हैं? वाक्य से मिलकर बनते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा कब पूर्ण होती है? जब हम सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाना सीख लेते हैं। जैसे देखिए, साहिल आज हम घूमने जाएंगे। तो देखिए, आज आज हम घूमने और जाएंगे, ये क्या है? ये अपने पास चार क्या थे? शब्द थे। शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। वैशाली कहाँ? साहिल बिरला मंदिर। वैशाली अरे हमें भी ले चलो, आजकल हमारी छुट्टियां हैं। अब ये देखो, जो वार्तालाप चल रही है वो हमने देखो राइटिंग सेक्शन में हमने पढ़ा था संवाद। ठीक है, तो संवाद चल रहा है यहाँ पर, यानी दो लोगों के बीच में डायलॉग्स चल रहे हैं। वैशाली अरे हमें भी ले चलो, आजकल हमारी छुट्टियां हैं। साहिल चलो सबको इकट्ठा कर लो, यदि सब जाना चाहते हैं तो हम उसी तरह कार्यक्रम बनाएंगे। वैशाली आओ आओ सब इधर आओ, बताओ कौन कौन बिरला मंदिर जाना चाहता है। मदन वैशाली हम सब चलेंगे। साहिल वहां फिर तो मजा आ जाएगा। आपने देखा, इन बच्चों ने अपनी बात शब्दों को मिलाकर की है। यानी ये देखिए, ये सारी क्या है? शब्द हैं। शब्दों को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया? एक वाक्य बनाया। तो इनकी बातचीत में प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी वाक्य को इस बातचीत से निकाल दिया जाए तो इस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। बातचीत में शब्दों के सार्थक समूह होते हैं जिनसे वाक्य का नाम दिया जाता है। तो हमारे सामने वाक्य की परिभाषा क्या आती है? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित होना चाहिए। आगे पीछे अगर हम वाक्य मतलब ऐसे मान लो, जैसे ये दे रखा है, वैशाली हम सब चलेंगे। हम चलेंगे सब वैशाली, तो वाक्य है वो उलट पुलट हो गया, तो ये व्यवस्थित समूह नहीं हुआ है इसका ना। तो शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो हम देखते हैं वाक्य के पार्ट्स यानी वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। तो सब्जेक्ट हम बोलते हैं उद्देश्य को, प्रेडिकेट बोलते हैं विधेय को। तो उद्देश्य, वाक्य की निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में यानी जिस व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो व्यक्ति या वो वस्तु क्या कहलाती है? उद्देश्य। जैसे राहुल घर जाता है, इस वाक्य में हमें राहुल के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो राहुल क्या होगा? उद्देश्य। और जो बात बताई जा रही है, जैसे घर जाता है, तो घर जाता है क्या होगा? हमारा विधेय। तो विधेय की परिभाषा देखिए, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य हम किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य था ना, राहुल घर जाता है, में घर जाता है क्या है? विधेय है, और राहुल है क्या है? उद्देश्य। क्योंकि राहुल के बारे में जो बात बताई जा रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। राहुल हमारा उद्देश्य हो गया, क्योंकि राहुल के बारे में कुछ बात बताई जा रही है, तो राहुल हमारा उद्देश्य हो गया और बाकी सारी बात क्या हो गई? हमारा विधेय हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। होते थे वाक्य के पार्ट, यानी कोई भी वाक्य हो उसके 2 पार्ट होंगे, उद्देश्य और विधेय। अब हमें देखना है वाक्यों का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्यों का निर्माण 2 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो वाक्य 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए, वाक्य विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट इसका देखिए,
संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार 8 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ते हैं विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? जब वाक्य सीधा और सरल होता है, उसमें न कोई आज्ञा दी जाती है, न कोई नेगेटिव होता है, न कोई संदेहप्रद होता है, न कोई प्रश्नवाचक होता है, सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस होता है। जब सीधा और सरल वाक्य कहा जाए तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सब क्या है? विधानवाचक नॉर्मल सेंटेंस है। राम विद्यालय जाता है, सीता खाना खाती है, ये क्या हो गए? नॉर्मल सेंटेंस हो गए। तो जो नॉर्मल वाक्य होंगे यानी सीधे और सरल वाक्य होंगे उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आज्ञावाचक। जब कोई आज्ञा दी जाए तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जल्दी पढ़ने बैठो, ये आज्ञा दी गई है कि जल्दी पढ़ने बैठो। बाहर जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, इधर आओ, उधर चले जाओ, है ना, यहाँ मत आना। तो यहाँ आओ, सॉरी मत तो निषेध में हो जाएगा, यहाँ आओ। तो ये सब क्या होंगे? आज्ञावाचक वाक्य होंगे। नेक्स्ट देखिए निषेध वाक्य। जिस वाक्य में न, नहीं और मत का प्रयोग हो जाता है, जहाँ पर न, नहीं और मत, जैसे फूल मत तोड़ो, तो मत वाक्य आ गया ना, मत शब्द आ गया। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो नहीं। दिनेश माता पिता को तंग मत करो, है ना, तो मत, नहीं, न, ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या निषेधवाचक। जहां पर न, नहीं और मत का प्रयोग होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कब आओगे, तो इस तरीके से जो वाक्य पूछे जाएंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, कितने, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नंबर 5 इच्छावाचक। 4 हमने पढ़ लिए हैं, विधानवाचक हमने पढ़ लिया है, आज्ञावाचक हमने पढ़ लिया है, निषेधवाचक हमने पढ़ लिया और प्रश्नवाचक पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम इच्छावाचक। जब कोई अपनी इच्छा जताए, जैसे तुम्हारी आयु लंबी हो, कामना या इच्छा। जब हम किसी के बारे में कोई अच्छी विश मांगते हैं या अच्छी कोई इच्छा करते हैं व्यक्ति, तो वो भी क्या आते हैं? इच्छावाचक में। जैसे तुम्हारी आयु लंबी हो, दीर्घायु बनो, सदा सुखी रहो, काश मैं जीत जाऊं। तो इस वाले वाक्य, ये वाले वाक्य होते हैं ना इच्छा या कामना वाले, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब क्या होता है? हैरानी। तो जब हैरानी, शोक, घृणा या प्रसन्नता से भरी कोई भी बात कही जाए तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। विस्मय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आश्चर्य या हैरानी वाले सेंटेंसेस। किसी में शोक यानी मतलब शोक का मतलब होता है दुख, अत्यधिक दुख, अत्यधिक घृणा, तो एक्सक्लेमेटरी साइन जहां पर होते हैं वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वाले इसमें है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए आपका राम के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है और छी छी के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है। तो ये हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण हम देखते हैं। वह क्या सुंदर चित्र बना रहा है ना, तो वह क्या होगा? हमारा विस्मयवाचक। इसमें क्या है? प्रसन्नता या हैरानी की बात। हाय राम, यह क्या हो गया, तो ये क्या हो गया? शोक वाली बात होती है ना, छी छी ऐसी बातें करते हुए। इसमें किस चीज का भाव आया? घृणा का भाव आया। तो इस तरीके से विस्मयवाचक वाक्य वह कहलाते हैं जिसमें हैरानी, शोक, घृणा या प्रसन्नता से भरी हुई कोई भी बात कही जाती है, तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। जब किसी ओर इशारा करके कोई बात कही जाए, जब किसी बात की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करके हम कोई बात कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। अगर मेरे साथ चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ। यहाँ पर हम संकेत दे रहे हैं कि अगर मेरे साथ चलना है तो तुम ये काम कर लो, है ना। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी फसल अच्छी होने के लिए क्या संकेत है? वर्षा होने का। जैसे ही बादल गिरे वर्षा होने लगी।
तो बादल घिरते ही हमें क्या संकेत मिला? वर्षा होने का। तो वहां पर संकेतवाचक होता है, जब हम किसी और इशारा करके कोई बात कहते हैं तो वहां पर संकेतवाचक होता है। नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक, जब किसी बात में कोई भ्रम हो या संदेह हो, यानी कोई चीज का हम पक्का नहीं कह पाते, जहां पर हमें संदेह हो या हमें कोई भ्रम हो, वहां पर संदेहवाचक होता है। जैसे देखिए शायद आज वर्षा हो, संभवतः आज पिताजी आ जाएंगे, शायद माँ चल पड़ी होगी, शायद आज मेरे मामा जी आ जाएं। तो ये शायद संभवतः है ना, ये क्या होंगे? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है, इसलिए इन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों को पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना यानी बनाना, निर्माण करना। तो बनाने के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीन इसके भेद होते हैं। सरल यानी नाम से पता चल रहा है इजी, है ना। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, यानी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो और उसके बारे में हम एक ही बात कह रहे हैं, तो वहां पर हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे देखिए अखिलेश खाना खाता है, राधा सैर कर रही है, मीरा पढ़ाई में होशियार है। तो एक एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, उनके बारे में एक एक ही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य, जब दो वाक्यों को, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। जब दो वाक्यों को योजक शब्द के आधार पर जोड़ दिया जाता है। योजक शब्द कौन से होते हैं? जो कंजक्शन बोलते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शन। तो जहां पर हम दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक शब्द के आधार पर जोड़ दिया, जैसे जैसे ये दो वाक्य हैं, प्रांजल डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसे बुखार था। तो ये दो वाक्य कैसे हैं? देखिए प्रांजल को बुखार था, प्रांजल डॉक्टर के पास गया, दो वाक्य हो गए। हमने उसको कनेक्ट कर दिया, तो प्रांजल डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसे बुखार था। तो ये जो क्योंकि शब्द है, जो ग्रीन कलर के दे रखे हैं ना, ये क्या है? आपकी कंजक्शन है, योजक है। मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं खेलने नहीं जा सका। तो यहाँ पर भी हमारे दो सेंटेंस हैं। एक तो क्या होगा? मेरे घर पर जरूरी काम था, एक होगा मैं खेलने नहीं जा सका। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, किससे? संयुक्त वाक्य बना दिया। किससे कनेक्ट कर दिया हमने? इसलिए से। तो इसलिए हमारा क्या है? योजक चिन्ह है। तो ये नेक्स्ट देखिए, माँ ने जल्दी ही घर का काम निपटाया और हमारे साथ चल दी। माँ ने जल्दी ही घर का काम निपटाया और हमारे साथ चल दी। तो इसमें देखिए और जो है, और क्या है? हमारा योजक है। अब देखिए विशेष में हम पढ़ते हैं या, अथवा, दो, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और, ये आदि शब्द क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं। क्योंकि, इसलिए, और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, ये शब्द क्या होंगे? अपने योजक होंगे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो अलग अलग वाक्यों को साथ में जोड़ के कनेक्ट करने के लिए हमने जो शब्द काम में लिए उन्हें हम योजक कहते हैं। और योजक शब्दों से जब कोई दो वाक्यों को हम कनेक्ट कर देते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्य आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मैन हेड होता है, मतलब मैन जहां पर उद्देश्य होता है, यानी जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है, वो तो मैन वाक्य होता है। और आश्रित वाक्य क्या होता है? उसके ऊपर डिपेंड, यानी जैसे कहा, उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा, क्या कहा, है ना। तो आगे बात आ रही है, तो उन्होंने कहा तो क्या होगा? हमारा प्रधान उपवाक्य। और क्या बात कही है उन्होंने? तो वो जो बात कही है वो हमारी होगी आश्रित उपवाक्य। यानी प्रधान उपवाक्य तो वो होता है जिसमें उद्देश्य होता है, और आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या हो गया? उद्देश्य। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब अगला चीज इसके ऊपर डिपेंड हो रही है कि उसने क्या कहा, है ना। ये बात अगली वाली उसके ऊपर डिपेंड हो रही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उसके ऊपर डिपेंड उपवाक्य है। डिपेंड का मतलब होता है आश्रित।
पिताजी ने कहा कि समय पर घर आ जाना। अब देखिए पिताजी ने कहा कि समय पर घर आ जाना, तो इसमें आपका क्या होगा कि क्या है इसमें, ये आपको जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, पिताजी ने कहा, ये आपका क्या होगा, पिताजी ने कहा, तो पिताजी क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। तो पिताजी ने कहा आपका प्रधान उपवाक्य है, और समय पर घर आ जाना ये आपका आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट देखिए आप विशेष। अब आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है, जो, जिन्होंने, जिन्हें, जैसा। अब देखिए जो, जिन्होंने, जिन्हें, जैसा, यदि, तो, अगर, तो, जैसे, तैसे आदि शब्द आ जाए तो उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि देखिए जो मतलब कोई वाक्य है, जो, जिन्होंने, जिन्हें, जैसा, यदि, तो, अगर, तो, जिन्हें, जैसे ऐसे शब्द आ जाए तो आश्रित उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपके अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आज का हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और फिर आपको इसको कक्षा टेस्ट के लिए आपको लर्न करना है। अपनी नेक्स्ट क्लास को करने के लिए हम इसके व्याकरण का जो पार्ट है उसको अच्छे से समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।